रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अच्छा व्यूवर्स, इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स की जो एक्सप्लेनेशन थी तो हमने सब पढ़ी, और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं देखो तो लाजमी देखिए, क्योंकि हमने बेसिक से करवाया है, ठीक है। और ये हम अभी जो है फार्माकोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर कम्युनिटी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ठीक है, और इसी तरीके से फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। तो फार्माकोडायनेमिक्स is the study of the action of the drugs on the body and their mechanism of action, ठीक है। तो फार्माकोडायनेमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि ड्रग्स जो है वो किसी तरीके से बॉडी के साथ मैकेनिज़्म करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट ड्रग्स डू एंड हाउ दे एक्ट, ठीक है। कि ड्रग्स जो है वो किसी तरीके से एक्ट करते हैं बॉडी के साथ, ठीक है। ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ड्रग्स जो है वो किसी तरीके से जो है इंटरेक्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी के साथ, ठीक है। बाय सच इंटरेक्शन ड्रग्स कैन ओनली मॉडिफाई द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम, ठीक है। तो ड्रग्स क्या करवाते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में, ड्रग्स या तो उसकी इंक्रीज़ कराते हैं फंक्शन या डिक्रीज़ कराते हैं, ठीक है। ड्रग्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सिक्रीशन, ठीक है। तो ड्रग्स फार्माकोडायनेमिक्स का मेन कंसेप्ट यही है कि ड्रग्स जो है वो हमारे बॉडी के साथ करवाते हैं मीन, ठीक है। उसका मकसद ये है कि सारा जो मैकेनिज़्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें कि एक मेडिकेशन हमने ली तो वो किसी तरीके से उसकी मैकेनिज़्म हुआ, वो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा। वो हमारा हार्ट रेट तो इंक्रीज़ नहीं करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज़ नहीं करेगा या तो डिक्रीज़ नहीं करेगा। ये सब इफ़ेक्ट हम फार्माकोडायनेमिक में देखते हैं, समझ गया। एक्शन ऑफ ड्रग्स क्या है कि 10 ड्रग्स एक्ट बाय द स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, एंटी इनएफेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये ड्रग्स के जो एक्शन है, 6 एक्शन है, तो ये हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल। स्टिमुलेशन के ड्रग्स के हमने पहले पढ़ा कि ड्रग्स या तो हमारे बॉडी को इंक्रीज ऑफ द फंक्शन करवाते हैं या डिक्रीज ऑफ द फंक्शन करवाते हैं, समझ गए। तो स्टिमुलेशन इज़ द इंक्रीज in activity of specialized cell, for example adrenaline stimulate the heart, ठीक है। कि स्टिमुलेंस ये करवाते हैं कि आपकी जो क्या है कि स्पेशलाइज सेल होते हैं उनकी क्या करवाते हैं, एड्रेनलिन रिलीज होते हैं एड्रीनल ग्लैंड से, ठीक है। और वो आपकी हार्ट को स्टिमुलेट करवाते हैं ताकि फाइट एंड फ्लाइट, तो हमारा बॉडी की जो सेल है स्पेशलाइज उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। एक ये हमारे पास ड्रग्स के एक्शन है। दूसरा जो है हमारे पास डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब है कि इज द डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल, ठीक है। क्लोनोडीन जो है वो डिप्रेस द हार्ट, तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से इरिटेशन जो है थर्ड नंबर एक्शन है। दिस कैन ऑकर ऑन ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द बॉडी एंड मे रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन, कोरेजन्स एंड नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये सब जो है अगर एक जगह पे इन्फ्लेमेशन हुआ हो, ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोरेजन हुआ हो मीन उसकी जख्म वगैरह आ जाए, फिर उसकी जो कट वगैरह इंजरा हो जाए एक सेल या बॉडी सरफेस, तो ये इरिटेशन भी किस वजह से हो सकती है, वो हमारे पास हो सकती है, ये हमारे पास से हो सकती है किस चीज़ से, इरिटेशन से। रिप्लेसमेंट का एक्शन यही है कि ड्रग्स में बी यूज बाय रिप्लेसमेंट व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी और नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन, मेटाबोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन इन डायबिटीज, आयरन इन एनीमिया एंड विटामिन सी इन सिक्योरिटी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट अगर आपके बॉडी में कोई भी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस की कमी आ जाए तो फिर क्या करवाते हैं, रिप्लेस करवाते। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ऐसा हो कि उसकी इंसुलिन की कमी आ जाए, ठीक है,
नोज़ पे उसको क्या लग जाते हैं, उसको डायबिटिक्स लग जाते हैं, तो हम उनको इंसुलिन देते हैं। अगर एक पर्सन को एनेमा हुआ, मीन आयरन की कमी होगी, तो फिर हम आयरन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर एक पर्सन की जो गम्स है उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मीन स्क्रूरी डिजीज़ आ जाए, फिर उसको हम विटामिन सी की मतलब न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं ताकि विटामिन सी उनको मिल जाए। एंटी इनफेक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन, अगर ड्रग्स में एक्ट बाय स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय इनफेक्टिव ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, साइटोटॉक्सिन इफेक्ट ऑन कैंसर सेल। ठीक है, कि ये हमारे पास ऐसा है कि ड्रग्स स्पेशली डिस्ट्रॉय करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। मीन अगर हम पेनिसिलिन को देख ले, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट कर ले, मीन कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। समझ गए? तो ये भी हमारे पास ड्रग्स की एक एक्शन हो गया। जो फिर लास्ट में 6 वाले होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस हो गया। मीन मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम का इम्यून स्टेटस का मकसद यही है कि वैक्सीन क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ करवाते हैं। हम वैक्सीन लगाते हैं, उसका हमारा मकसद यही होता है कि जो आने वाले डिजीज़ होते हैं तो वो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए ताकि वो डिजीज़ उसको ना लगे। Act by improving our immunity while immunosuppression act by depressing immunity, मीन ग्लूकोकोराकाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि हम अगर इम्यून सिस्टम की सप्रेशन के लिए हम देते हैं तो क्या देते हैं, ग्लूकोकोराकाइड देते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि ठीक है, तो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स ये क्या है। ठीक है, तो ड्रग्स में एक बाई वन और मोर कम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन में भी। ठीक है, तो ड्रग्स जो एक्शन करते हैं उसकी मैकेनिज्म क्या है, तो पहले तो उसके लिए क्या कि थ्रू रिसेप्टर करवाते हैं। ठीक है, फिर उस क्या कह रहे कि ये एक हम जो है तफसील और एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में थ्रू एंजाइम एंड फॉर्म जो है ये एक्ट करवाते हैं, थ्रू आयन चैनल करवाते हैं, बाय फिजिकल एक्शन, बाय केमिकल इंटरेक्शन, बाय अल्टरनेटिव मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो ये एक हम पढ़ेंगे। ठीक है, थ्रू द रिसेप्टर हम ये कहते हैं कि किसी तरीके से थ्रू रिसेप्टर वो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि ड्रग्स में इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द बॉडी। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिसेप्टर है हमारे बॉडी में और वो इसके साथ क्या है कि इंटरफेयर करवाते हैं थ्रू एंजाइम एंड फ्रॉम ड्रग्स में एक बाय इनहिबिशन ऑफ वेरियस एंजाइम दस अल्टरिंग द एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन, मीन का किप्ट्रोपिल इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, वो किप्ट्रोपिल जो मेडिक ड्रग्स है उसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, इनहिबिशन हो जाती है। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या कि हमारे पास रेनिन के साथ वर्क करते हैं और रेनिन हमारे पास किडनी से रिलीज़ होते हैं और ब्लड की प्रेशर को एराइज करवाना इसकी काम है। ठीक है, तो वो इस जब प्रेशर ब्लड प्रेशर जो है वो जब कम करना होगा तो ये रेनिन की जो है प्रोडक्शन स्टॉप कर लेते हैं थ्रू द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और किप्ट्रोपिल थ्रू आयंस। ठीक है, थ्रू आयंस चैनल ड्रग्स में इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस स्पेसिफिक चैनल। थ्रू द चैनल ये ऐसे होते हैं कि स्पेसिफिक चैनल के लिए मतलब स्पेसिफिक क्या है कि आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है उसके लिए कैल्शियम ब्लॉकर हो, पोटाशियम के लिए पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास फिजिकल एक्शन क्या है, द एक्शन ऑफ ड्रग्स could result from its physical properties, फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन एक्टिवेटेड चारकोल इन पॉइजनिंग। अगर एक पर्सन को कोई भी मतलब पॉइजनिंग हो, मीन डायरिया वगैरह, फिर उसको काज होगा पॉइजनिंग से, फूड्स वगैरह। ठीक है, तो फिर फिजिकली प्रॉपर्टी यही है कि वो एक्टिवेटेड चारकोल हम उनको देते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले जो पॉइजनिंग हुआ है। ठीक है, तो ये हम फिजिकली एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं थ्रू द ड्रग्स मैकेनिज्म में
केमिकल इंटरेक्शन ये करते हैं कि ड्रग्स में एक बाई केमिकल रिएक्शन मीन एंटासिड। एंटासिड का वर्क यही है कि वो एसिड स्टमक की एसिडिटी को लो कराते हैं। तो ये हम केमिकल यूज़ करवाते हैं। न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, वो क्या करवाते हैं, एंटासिड न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। अल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो ड्रग्स लाइक एंटी माइक्रोबियल अल्टर द मेटाबॉलिक पाथवे इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ड्रग्स के साथ वो क्या करते कि वो एंटी माइक्रोबियल अल्टर द मेटाबॉलिक पाथवे इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड इंटरफेयर विद बैक्टीरिया पोलिक एसिड। अगर बैक्टीरिया के पोलिक एसिड सिंथेसिस को ख़राब करना हो तो वो सल्फोनामाइड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जब हम सल्फोनामाइड यूज़ कर लेते तो वो इंटरफेयर कर लेते हैं, पोलिक एसिड प्रोडक्शन फिर नहीं होगा। फिर हमारे पास क्या है कि रिसेप्टर क्या है। रिसेप्टर हमारे पास रिसेप्टर इज द साइट ऑफ ऑन द सेल which an agonist bind to bring about a change. Receptor or protein, they may be present in the cytoplasm or on the nucleus. receptor हमारे पास वो साइट ऑफ इन्फेक्शन होते हैं जहाँ पे एगोनिस्ट मीन आउटसाइड से जो भी पोरिजन बॉडी कहलाते हैं, तो वो उस सेल के सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और वो उसके साथ बाइंड होते हैं, और ये हमारे पास प्रोटीन से बना हुआ होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है, और ये हमारे पास ये है कि न्यूक्लियस में भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है सेल के, और ये अगर सरफेस पे हो तो ये इसी तरीके से एक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। और एगोनिस्ट आ जाते हैं, उसमें बाइंड हो जाते हैं, और फिर अंदर जो सेल में रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हो जाती है। फिर हमारे पास उसकी फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन ऑफ रिसेप्टर, द रिसेप्टर हैज़ टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड व्हेन द कंपाउंड बाइंड टू द रिसेप्टर इट हैज़ टू कन्वे द मैसेज टू ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर यही है कि वो जो भी फंक्शन को मतलब जब एक चीज़ आ जाती है, या एग्जाम्पल है लेकिन हमारे बॉडी में कोई भी क्या की कमी आ जाए, फ्लूइड की कमी आ जाए, तो डायरेक्टली जो है रेनिन एक्टिवेट होते। तो रेनिन हमारे पास एज अ एगोनिस्ट इंटरनली बॉडी में होते हैं, और वो आ जाते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर जो होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसके साथ उसको एक्टिवेट कराते हैं, ताकि एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 फिर 2 और फिर ब्लड प्रेशर एराइज होते थे। इसी तरीके से वो रिसेप्टर को रिस्पॉन्ड देते हैं ताकि वो जो कोई भी इबनॉर्मेलिटी आ जाती है वो उनको रिकवर कर ले। फिर ये टर्मिनोलॉजी है कि एगोनिस्ट क्या है। एन एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस बाइंड टू द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एगोनिस्ट रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर लाते हैं। तो याद रखिए एंटागोनिस्ट An antagonist is a substance that bind to the receptor and prevent the action of agonist on the receptor, ठीक है। ये एगोनिस्ट की अपोजिट है। तो एंटागोनिस्ट यही है कि जो रिएक्शन होने जा रहे हैं उनको इनहिबिट करना, ठीक है, ताकि वो रिएक्शन ना हो जाए। पार्शियल एगोनिस्ट किया है, इट बाइंड टू द रिसेप्टर बट हैज लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी दैट इज प्रोड्यूस पार्शियल रिस्पांस, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट यही है कि वो क्या कर लेते हैं कि लो इंजेंटिक इंजिविटी का मीन पार्शियल रिस्पांस प्रोड्यूस कर लाते हैं और पार्शियल नहीं कर। फिर हमारे पास ड्रग साइनर्जिज्म इस लेक्चर में हम जानेंगे, ठीक है। When two or more drugs are closely currently the effect may be adductive, synergistic and antagonistic, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है कि ये 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो उन ड्रग्स की ये 3 इफ़ेक्ट हो सकती है। एक हमारे पास एडक्टिव इफ़ेक्ट है। तो एडक्टिव इफ़ेक्ट हमारे पास है कि द इफ़ेक्ट ऑफ 2 or more drugs get added up
एंड द टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू द सम। देखें कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेडिकेशन, ठीक है, ड्रग्स हम ले लेते हैं और उसकी जो टोटल इफेक्ट होते हैं वो उसकी इंडिविजुअल मतलब एक एक की बराबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स ले ली और फिर उसके बाद आपने एक एक इंडिविजुअल को ले ली तो उनकी इफ़ेक्ट एक जैसा होगा, उनको हम एडिक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम बाद में भी ये एक डायग्राम और एग्जांपल के थ्रू भी आप समझाएंगे, ठीक है। एग्जांपल इसकी है कि एपिड्राइन विद द थायोफाइलिन इन ब्रांकियल एस्थमा। अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी जो ब्लॉकेज ऑफ द के ट्रेकिया हो जाए, ठीक है, ब्रांकी हो जाए, ब्रांकियल, तो उसके लिए हम ये दो जो मेडिकेशन है ये देते हैं और वो उसके साथ एडिक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम एपिड्राइन और थायोफाइलिन ये दोनों एडजस्ट हम दे दें, अगर हम ये दो मेडिकेशन एट टाइम हम उनको क्या कर ले, क्या कि एडमिनिस्टर कर ले या एक एक को क्या कर ले कि हम उनको बताए कि एपिड्राइन या थायोफाइलिन जो है वो क्या कर ले, दे दे, ठीक है। तो ये किस काम के लिए है, ये हमारे पास ब्रांकियल एस्थमा के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एज आ एडिक्टिव इफेक्ट काम करता है। फिर हमारे पास क्या है कि साइनर्जिज्म है। तो साइनर्जिज्म हमारे कि व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज एनहांस आर फैसिलिटेटेड बाय अनदर ड्रग द कॉम्बिनेशन इज साइनर्जिस्टिक, ठीक है। तो हमारे पास जब दो ड्रग्स हम कंबाइन कर ले और वो एक इफेक्ट को मतलब जो इफेक्ट के लिए हम ये लगाते हैं पेशेंट को और वो इफ़ेक्ट एनहांस हो गया, मतलब ठीक हो गया, उनकी जो फैसिलिटेशन है वो ठीक हो गया उस मेडिकेशन के थ्रू, तो उसको हम साइनर्जिज्म इफेक्ट कहते हैं। हर द टोटल इफेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ दियर इंडिपेंडेंट ड्रग, ठीक है। अगर हम एक एक, ये इसके अपोजिट है कि हम अगर एक एक मेडिकेशन देंगे तो उसकी इफेक्ट कम होगा बजाय ये कि हम दोनों मेडिकेशन एक साथ उनको खिलाए, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड पेंटेशनिज्म, ठीक है। तो पेंटेशनिज्म ये हमारे पास ये भी याद रखे कि हमारे पास साइनर्जिज्म को हम दूसरा पेंटेशनिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। और सुप्रा एडिक्टिव इफेक्ट भी उनको कहते हैं। तो ये आप याद रखें कि साइनर्जिज्म हमारे पास, सुप्रा एडिक्टिव, पोटेंशियलिज्म, ये सब वर्ड जो है हमारे पास साइनर्जिज्म के लिए यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिए कि जब हम एसिटाइलकोलिन और के पाइसो टिग्माइन जो है ये दो मेडिकेशन हैं, अगर ये दो ड्रग्स जो है हमने क्या किया कि एक साथ का मतलब एडमिनिस्टर किया पेशेंट को, तो उसकी जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ऑन ड्रग्स वन ड्रग्स अपोजिंग आर इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड क्या है कि एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म ये अलग टर्मिनोलॉजी है। एंटागोनिज्म हमारे पास ये है कि जब हम एक ड्रग्स देंगे, ठीक है, और दूसरे ड्रग्स की जो इफ़ेक्ट होते हैं वो इनहिबिट करा ले, तो फिर उनको हम एंटागोनिज्म कहते हैं। बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म एंटागोनिज्म में भी केमिकल एंटागोनिज्म, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंटागोनिज्म हो सकते हैं। एंटागोनिज्म का मकसद ये है कि जब हम साइनर्जिज्म में एक पेशेंट के लिए जब हम साइनर्जिज्म इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन देते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट में इन्हांसमेंट आते हैं। जो प्रॉब्लम था उसकी जो है उसकी अच्छी साइड में जो है वो चले जा रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि वो ठीक होने जा रहे हैं। और अगर हम उन ठीक होने जाने की जो मतलब मोमेंट होती है जब वो हम कम करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम एंटागोनिज्म देते हैं। एंटागोनिज्म हम जो ड्रग्स हमने उनको दी है उस ड्रग्स को इनहिबिट करना, स्टॉप करना उनकी मैकेनिज़्म को, तो उनको हम एंटागोनिज्म के, तो वो हमारे पास केमिकल एंटागोनिज्म भी हो सकते हैं, फिजिकल एंटागोनिज्म भी हो सकते हैं, और एंटागोनिज्म एट द रिसेप्टर लेवल मीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल भी होते हैं। एक एक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास केमिकल एंटागोनिज्म के टू देखें, उस थ्योरी को आप देख लें। अगर आप केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नए हो तो हमारी इस हौसला अफजाई के लिए क्या करें कि एक कमेंट कर ले और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टू सब्सटेंसेस केमिकली इंटरेक्ट टू रिजल्ट इन एन एक्टिवेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, ऑफ द इफेक्ट, ठीक है। तो जब हम केमिकल एंटागोनिज्म देते हैं, फॉर एग्जांपल एंटासिड लाइक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेस गैस्ट्रिक एसिड, देखिए कि ये जो एंटासिड है, तो एंटासिड का क्या है कि ये एंटासिड हमारे पास क्या कर लेते हैं,
स्टमक की जो एसिडिटी है, ठीक है, तो वो एसिडिटी ये क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं एंटासिड जो है। और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो ये दो ड्रग्स जो है एक दोनों की क्या कि वो अपोजिट काम कर लेते हैं, लेकिन ये भी है कि हम क्या कर लेते हैं, उस की जो इफ़ेक्ट होते हैं वो हम आपने देख लिया कि एंटासिड भी एक केमिकल है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एक केमिकल है, ठीक है, कि वो तो ये जो एंटासिड है ये हमारे पास एंटागोनिज्म काम करते हैं और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये उसके अपोजिट है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड स्टमक की एसिडिटी जब बढ़ाते हैं तो हम उनके लिए एंटासिड देते हैं ताकि वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन है, मैकेनिज़्म है, वो कम कर ले। समझ गया अभी कि इसी वजह से हमारा जो स्टमक है वो उसकी जो न्यूट्रलाइज स्पीच हो सकती है, ठीक है। तो फिर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या है, टू ड्रग्स एक्ट एज अ डिफरेंट साइट टू प्रोड्यूस अपोजिंग ड्रग्स या इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन द ब्लड शुगर लेवल। समझ गया कि हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के अपोजिट है, मीन एंटागोनिज्म और एगोनिस्ट की काम कर ले, लेकिन ये फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी की मीन के जो हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, मीन ग्लूकोज को सेल को प्रोवाइड करना, ये हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों की काम है, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो फिर वो जब एक्स्ट्रा अमाउंट में हम खा लेते हैं तो फिर वो तो यूज़ नहीं होते, तो ब्लड में सर्कुलेशन की वजह से हमारा लेवर जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वो उसकी जब हमें ज़रूरत होती है ग्लाइकोजन की तो वो इंसुलिन जो कि पैंक्रियास से रिलीज़ होते हैं वो हमारे पास क्या है कि ग्लूकागॉन को लेवर से ग्लाइकोजन में क्या कर लेते हैं, ब्लड में आ जाते हैं और फिर ग्लूकोज बन जाते हैं। तो ये भी इंसुलिन क्या कर लेते हैं कि ग्लूकोज की मकदार को कम कर लेते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज की जो इफ़ेक्ट होते हैं वो जब इंसुलिन मतलब ग्लूकोज कम हो जाते हैं तो हम इंसुलिन देते हैं ताकि ग्लूकोज सेल तक जाए, ठीक है। लेकिन ग्लूकागॉन जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कम करने के लिए ग्लूकागॉन और ज़्यादा करने के लिए इंसुलिन, सिंपल बात। एंटागोनिज्म एट द रिसेप्टर लेवल क्या है कि द एंटागोनिज्म इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ द एगोनिस्ट टू द रिसेप्टर, ठीक है। सच एज एंटागोनिज्म में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखें कि हमारे पास इरिवर्सिबल वो रिएक्शन होते हैं जो दोबारा एक जगह एक दफ़ा जब वो हो जाए तो फिर वो रिवर्स नहीं आ जाते, तो वो हम इरिवर्सिबल कहते हैं। और जो रिवर्स कहते हैं, रिवर्स का मतलब यही है कि हमारे पास क्या है कि वो रिवर्स हो सकती है, ठीक है, कि जब हम कोई इफ़ेक्ट शो कर लेते हैं फिर वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ सकती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है कि रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब एंटागोनिज्म है। तो रिवर्सिबल कम्पिटिटिव का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन होगा फिर दो चीज़ों के दरमियान, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के दरमियान रिएक्शन कंपटीशन होगा। फिर जब एंटागोनिज्म ने जीत लिया तो फिर एंटागोनिज्म तो जीत लिया, लेकिन बाद में फिर जब जो एंटागोनिज्म है वो जो है कि वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एंटागोनिज्म आ जाते हैं और जो एगोनिस्ट ने जीत लिया है वो उसको इस जगह से रिमूव कर लेते हैं और एंटागोनिज्म उस जगह पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक ओवरव्यू और कंसेप्ट दिया, फिर बाद में जब थ्योरी में बढ़ेंगे तो आज आपको समझ आएगा, ठीक है। द एंटागोनिज्म एंड एगोनिस्ट कंपेट फॉर द सेम रिसेप्टर, ठीक है। तो एंटागोनिज्म और एगोनिस्ट जो है ये दोनों क्या है कि एगोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट एक रिस्पांस को प्रोड्यूस कर लेते हैं और एंटागोनिस्ट एक रिस्पांस को कम कर लेते हैं। ये दोनों की अपोजिट रिएक्शन है। तो जब वो एक एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट दोनों क्या कर लेते हैं कि एक रिसेप्टर पे वो कंपटीशन कर लेते हैं ना, तो फिर क्या कर लेते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गया तो द एगोनिस्ट कैन बी ओवरकम। तो वो जो एगोनिस्ट एंटागोनिज्म है उस पर ओवरकम लेते हैं, मीन काबू कर लेते हैं, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन एंड एट्रोपिन, ये दो हमारे पास एग्जाम्पल है कि कंपेट एट मस्कुलाइन रिसेप्टर। अगर मसल पे कोई रिसेप्टर मौजूद हो, ठीक है, मसल में, इसीलिए कि एसिटाइलकोलिन और एट्रोपिन जो है ये हमारे पास क्या है कि फाइट एंड फ्लाइट मूड
लेके आते हैं, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन करना, इसी तरीके से मसल में जो टेनोमायोसिन की किया करना कि एक दोनों पे स्लाइड करना, ये सब इसका काम है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो द एंटागोनिज्म कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एज एट द रिसेप्टर। देखिए इस जगह पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एगोनिस्ट है, इस जगह ये हमारे पास एंटागोनिज्म है, एसिटाइलकोलिन ACT मीन एसिटाइलकोलिन हमारे पास इस जगह क्या है कि एंटागोनिस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एट्रोपिन हमारे पास एगोनिस्ट है, तो एट्रोपिन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो एट्रोपिन आएगा, और एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिटाइलकोलिन आएगा, सिंपल बात है, ठीक है। इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म है, तो इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म का मकसद यही है कि द एंटागोनिज्म बाइंड सो प्राइमली बाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी आप याद रखें कि रिवर्सिबल कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का मकसद यही है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक देन द कोवेलेंट बॉन्ड, समझ गया। तो मेन कंसेप्ट और इसी तरह एमसीक्यूज के लिहाज से कि रिवर्सिबल कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में कौन सा बांड होगा, हाइड्रोजन बांड होगा, और इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म में कौन सा बांड होगा, हमारे पास कोवेलेंट बांड होगा। ये भी बताया इसने कि कोवेलेंट बांड टू द रिसेप्टर दैट इज डिसोसिएटेड स्लोली आर नॉट एट ऑल, ठीक है। कोवेलेंट बांड कभी भी तोड़ नहीं सकता, ठीक है। इट ब्लॉक द एगोनिस्ट द blocked cannot be overcome by increasing the dose of agonist, hence it is the irreversible antagonism. For example, adrenaline and phenylbenzene at the alpha adrenergic receptor। देखिए इसने एग्जांपल एड्रेनालिन और फिनाइलबेंजीन का दिए हैं, ठीक है। अगर एगोनिस्ट एक दफ़ा बाइंड हुआ तो फिर वो वापस नहीं होगा, ठीक है, वो अपना इफेक्ट शो करेगा, चाहे वो हार्मफुल हो या मतलब क्या कि हेल्पफुल हो, ठीक है। लेकिन अगर एंटागोनिज्म बाइंड हुआ आपके बॉडी में, ड्रग्स, ये ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ड्रग्स एज आ एंटागोनिज्म आया और आपके बॉडी पे क्या कि बाइंड हुआ तो फिर वो कभी भी नहीं ख़त्म होगा। फिर हमारे पास क्या है कि ड्रग्स इफेक्टिवनेस क्या है कि डोज रिस्पांस कर्व है, तो ये डायग्राम है, इसको देख ले। show the relation between the drug dose magnitude of drugs effect. Drugs can be more than one effect, ठीक है। drugs vary in effectiveness, drug site of action, drugs affinities and receptor। देखिए मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ, ठीक है। ये थ्योरी इस डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग इज कंसिडर्ड रिलेटेबल टू इट इज़ द सेफ एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स। देखें कि हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास ड्रग्स है, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स की एक हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास वर्टिकल साइन, और ये जो हॉरिजॉन्टल है हमारे पास की कि डोज ऑफ ड्रग्स के जो डोज होते हैं वो कितने हैं। जब लो डोज होगा तो लो इफ़ेक्ट होगा, जब डोज जितना बढ़ेगा उतना इफ़ेक्ट भी क्या करेगा, उतना इफ़ेक्ट भी बढ़ेगा। इसका सिंपल यही है, ठीक है, कि डोज रिस्पांस कर्व का मकसद यही है कि एक मतलब इफ़ेक्ट डोज कितना है और वो इफ़ेक्ट कितना करेगा। फिर हमारे पास क्या है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास क्या है कि इफेक्टिव डोज ED mean effective dose at the which 50% population show response, lethal dose at the which 50% die, and therapeutic index is equal to lethal dose and effective dose is an incidence of safety of drug higher is better, ठीक है। तो देखें हमारे पास थेराप्यूटिक इंडेक्स का मकसद ये है कि ये वो रीजन है कि ये हमारे पास क्या है कि सेफ रीजन है। अगर आपने इससे ऊपर या नीचे ड्रग्स की क्या कि डोज दिया, ठीक है, तो उसकी इफ़ेक्ट क्या होगा, उसकी इफ़ेक्ट हाँ मतलब वो लीथियल के डोज की साइड जाएगा। लीथियल डोज वो डोज होती है जो डेथ को काज करा देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी उसकी इफ़ेक्टिव डोज है जो कि 50% की बात किया गया है कि देखिए कि डोज जो है ड्रग्स का जो डोज है, ठीक है, तो फिर ये क्या है कि इफ़ेक्टिव वो 50% करेगा, ठीक है। अगर आप क्या कर ले कि पॉपुलेशन में आप इफ़ेक्टिव डोज देना है तो आपने
उसकी जो खरब है वो 50% की सब्जेक्टिव्स देना है, ठीक है। देखिए ये इसी तरीके से है कि सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव डोज की खरब आपको मतलब आप ये देख रहे हैं, ठीक है। ये इसमें हमारे पास लिथियल डोज और ये सब चीज़ें नहीं है। अगर इस जो पहले वाला डायग्राम था देख ले, तो इसमें क्या था कि इसमें हमारे पास सही तरीके से आप जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था ना, मेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब इसके दरमियान आप ड्रग्स ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा दे दी तो फिर वो डेथ की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आपने देखना है, ठीक है। इसको आपको अपने आप को कंफ्यूज ना करें, ठीक है। ये मतलब वैसे ही, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है कि पोटेंसी है। तो पोटेंसी हमारे पास जो एमसीक्यूज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो देख ले कि पोटेंसी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्स फॉर अ गिवन डोज, ठीक है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एगोनिस्ट नीडेड टू eclipse half of maximum biological response of the agonist, ठीक है। The potency of an agonist is inversely related to the effective concentration value. Drugs response करो shift left with the greater potency। देखे कि हमारे पास क्या है कि दो ड्रग्स हैं, लेकिन हमने उस ड्रग्स की पोटेंसी को देना है। मीन जब हम कोई भी ड्रग्स की क्या कर लेते हैं, मतलब हम स्मॉल डोज देते हैं तो वो उसका इफेक्ट गुड होगा। मीन जब हम छोटे से छोटा डोज देते हैं लेकिन उसकी इफेक्ट हाई होगी तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पोटेंसी ऑफ द ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं? कि देखे हमारे पास क्या है कि ड्रग्स की जो पोटेंसी होती है, मीन जो स्ट्रेंथ होती है, डोज की इफेक्टिवनेस जब हम देखते हैं, ठीक है, तो हम पोटेंसी में देते। देखिए हमारे पास ये प्लोरोट्रेन है, एन एमेट सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एमिट्राइपिलिन, ठीक है। तो ये दो मेडिकेशन है, तो उसकी जो एक डोज उसने क्या दी कि 10 मिलीग्राम दिया और फिर 100 मिलीग्राम उसने दिया, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्ट है वो उसकी करब वो सेम है, ठीक है। तो इसीलिए जब उसमें अच्छा मतलब ड्रग्स कौन सा होगा, तो उसमें हमारे पास जो 10 का होगा, क्योंकि वो भी इसी तरीके से हम क्या कि जो 10 मिलीग्राम वाले डोज है वो हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसकी डोज कम है लेकिन उसकी इफ़ेक्ट 100 के बराबर है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। फिर हमारे पास ये है कि एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी में हम देखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द डोज इन रिलेटिव रिलेशन टू अदर एजेंट, ठीक है। देखिए कि जब हम एक ड्रग्स की एफिशिएंसी देखते हैं, मीन उसकी जो इफेक्टिवनेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसने ये दी कि आइबुप्रोफेन एंड एस्प्रिन 1000 मतलब मिलीग्राम, ये इसी तरीके से इसने दिया है, लेकिन आपने मॉर्फिन किया कि मॉर्फिन आपने 10 मिलीग्राम दी, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम इफेक्ट है और शॉर्ट टर्म में वो डायरेक्टली इफेक्ट शो कर लेते हैं, तो हम मॉर्फिन को तवज्जो देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बंदा की जो है वो एक्सीडेंट हो जाए, तो जब एक्सीडेंट हो जाए ना, फिर आपने क्या देना है, डायरेक्टली ब्रोपेन और एस्प्रिन नहीं देना है, क्योंकि वो उसकी जो इफेक्ट है, उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट है, एफिकेसी है, वो कम है, ठीक है। देखना, और जो मॉर्फिन है तो मॉर्फिन का इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो इसीलिए हम क्या देंगे, हम मॉर्फिन को तवज्जो करेंगे, ठीक है। समझ के ना कि इसको हम 1000 दें, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्ट है वो कम है, और उसकी जो इफ़ेक्ट है वो 10 पे भी क्या है, वो मैक्सिमम है, रिलीफ देते हैं पेन को, ठीक है। फुल एगोनिस्ट जब एगोनिस्ट जो है वो क्या कर लेते हैं, 100% जो है वो एफिकेसी शो कर ले। पार्शियल एगोनिस्ट मीन 50% एफिकेसी, और एंटागोनिस्ट मीन कोई भी एफिकेसी मैक्सिमम इफेक्ट शो नहीं करते, वो 0% ऑफ एफिकेसी में होते। फिर हमारे पास क्या है कि टॉलरेंस मीन बर्दाश्त, डिसेंसिटाइजेशन, डिक्रीज रिस्पॉन्स टू सेम डोज विद रिपीटेड कॉन्स्टेंट एक्सपोजर। देखिए हमारे पास एक ऐसा मतलब ड्रग्स भी होते हैं कि वो जब हम बार बार एक पर्सन को देते हैं तो उसकी जो नॉर्मल
इफ़ेक्ट है वो क्या है कि वो कांस्टेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि आर मोर ड्रग्स नीडेड टू अचीव सेम इफेक्ट, राइट वन शेप ऑफ डी आर मीन ड्रग्स रिस्पॉन्स क्रॉप। देखिए, अगर आपने एक फर्स्ट डोज में आपने 10 दिया, फिर बाद में जब आप 10 देते हैं तो 10 में इफ़ेक्ट अपने आप पे शो नहीं करेगा। आप थोड़ा सा उससे ऊपर करना, मीन 15 करेगा, 20, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 10 अभी एक डोज में दिया, फिर दूसरी डोज में भी 10 दिया, तीसरी में भी, और ये आप रिपीटेडली आप ऐसा करते हैं तो उसकी जो कर्व है वो कांस्टेंट आ जाते हैं और वो अपना इफ़ेक्ट जो है मतलब उसके साथ वो बर्दाश्त होते हैं, वो उससे नॉर्मल की तरफ आ जाती है। नो आपने क्या करना है कि फर्स्ट डोज आपने कम लिए, फिर थोड़ा थोड़ा अपने डोज को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, ताकि आपकी कर्व कांस्टेंट ना आ जाए, ठीक है। फर्स्ट डोज में आपने 1 लिया, फिर दूसरे में आपने 2, 3, इसी तरह इफ़ेक्ट को क्या कर लेते हैं, क्योंकि एक के साथ वो सेंसिटाइज मीन डिसेंसिटाइज हो गया, बर्दाश्त किया, फिर दो जो आप लगाएंगे ड्रग, मतलब दो मेडिकेशन हो गया, हर चीज़ हो गया, तो उसके साथ क्या है कि टॉलरेंस कम शो का मतलब ज़्यादा शो करेगा, ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि पल्स के लिए तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो आप 2 तो फिर वो आपके जो एफिकेसी आप चाहते तो वो भी उस पर शो करेंगे। तो देखिए हमारे पास फिर क्या होता है कि जो थेरापेलेक्सिस टॉपिक है, तो थेरापेलेक्सिस हमारे भी ये भी टॉलरेंस की बात हो रही है, ठीक है, मेडिकेशन की, कि थेरापेलेक्सिस इज़ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस मीन जब एक ड्रग्स को वो बार बार एक्सपोज होते हैं तो उसके साथ वो बर्दाश्त होना शुरू कर देते हैं और वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं करा देते, ठीक है। व्हेन सम ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली एट शॉर्ट इंटरवल टॉलरेंस डेवलप रैपिडली नॉन एज थेरापेलेक्सिस एंड एक्यूट टॉलरेंस, ठीक है। फिर उसके साथ ये है कि वो अपना जो मतलब टॉलरेंस बर्दाश्त किए कि एक ड्रग्स है वो आप बार बार लगाते हैं तो वो उस पर इफ़ेक्ट बाद में वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके साथ वो टॉलरेंस हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस क्या है, चेंज इन ड्रग्स अवेलेबिलिटी एट साइट ऑफ एक्शन डिक्रीज अवेलेबिलिटी, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी मीन जब आप चेंज ड्रग्स क्या करेंगे कि एक अवेलेबिलिटी साइट ऑफ एक्शन कम करेंगे तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी कम करेंगे, इसीलिए कि उसकी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होंगे, मीन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। इस क्वेश्चन आते हैं कि वो क्यों जो है वो टॉलरेंस बर्दाश्त आपके बॉडी में शो हो जाती है, मीन एडॉप्ट हो जाती है जब आप बार बार एक ड्रग्स को मतलब एक डोज को यूज़ करते हैं। तो में एक रीज़न तो ये है कि उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होती है, इसीलिए वो बर्दाश्त शुरू हो जाती है उस ड्रग्स की। इंक्रीज बाइंडिंग टू डिपोट साइट मीन वो जो साइट ऑफ रिसेप्टर है उसकी साइट पे वो इंक्रीज़ करना जो है वो छोड़ देते हैं और दूसरे डिपोट जो अनएब्जॉर्ब साइट है वो उसके साथ शो करेंगे। चेंज इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, वो ड्रग्स रिसेप्टर के साथ क्या करेंगे कि इंटरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, वो अपना इफेक्ट जो है वो सही शो नहीं करेगा। फिर हमारे पास क्या है कि डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, उसकी जो रिसेप्टर है वो मैकेनिज्म ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारे पास क्या है ड्रग्स इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स क्या है कि विद फार्माकोकाइनेटिक ड्रग्स इंटरेक्ट वन ड्रग्स इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हमने पहले भी बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास मूवमेंट ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि हम एक चीज़ खाते हैं फिर वो लिवर में जाते हैं फिर वो मेटाबॉलिज्म हो जाते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और इसी तरीके से एक्सक्रीशन हो जाती है। फिर विद फार्माकोडायनामिक है, फार्माकोकाइनेटिक्स हमने पढ़ा, फार्माकोडायनामिक्स ड्रग्स इंटरेक्शन टू ड्रग्स हैव इंटरेक्ट इफेक्ट इन द साइट ऑफ एक्शन। अगर फार्माकोडायनामिक में हम ये देखते हैं कि एक साइट पे उसकी जो ड्रग्स होती है उसकी इंटरेक्शन कैसे है, ठीक है। इधर टाइप्स ऑफ ड्रग्स इंटरेक्शन कैन रिजल्ट इन एडवर्स इफेक्ट इन सम इंडिविजुअल, ठीक है, और फिर वो कुछ टाइम के लिए वो जो है मतलब एडवर्स इफेक्ट भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास के इन टर्म ऑफ एफिकेसी मीन मैक्सिमम इफेक्ट
देयर कैन बी सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। जब आप मेडिसिन की मैक्सिमम इफेक्ट को मतलब देखते हैं तो आपने उसकी एफिकेसी को देखना है, ठीक है। बिटवीन द मेडिकेशन जो है 4 टाइप्स ऑफ एफिकेसी है। एक हमारे पास कम्युलेटिव है, एडाप्टिव है एंड सिनर्जिस्टिक है, ठीक है। तो इसकी जो डायग्राम है ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है कि ये कम्युलेटेड इफेक्ट है। कम्युलेटेड इफेक्ट कि जब आपने एक ड्रग्स ली और फिर एक ड्रग्स में प्रोड्यूस द कंडीशन इन विच रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स में प्रोड्यूस इफेक्ट that are more pronounced than those produced by the first dose, ठीक है। जब आप एक डोज लेते हैं और फिर जो दूसरे डोज लेते हैं तो फिर उसकी इफ़ेक्ट और ज़्यादा होगी, तो उसको हम कम्युलेटिव इफेक्ट कहते हैं। दूसरा जो है हमारे पास एफिकेसी ऑफ ड्रग जब हम देखते हैं तो एडक्टिव इफेक्ट देते हैं। एडक्टिव इफेक्ट हमने पहले बताया, जब हम 2 मेडिकेशन अलग देंगे और उसकी इफ़ेक्ट सेम होती है, उसकी मतलब 2 ड्रग्स आपने सेम लिया लेकिन उसकी इफ़ेक्ट इंडिविजुअल के बराबर होती है, तो उनको हम, ये डायग्राम है कि ए और बी 2 ड्रग्स हैं, ये हम लेते हैं और कंबाइनली तो इसका इफ़ेक्ट ऐसा होगा। और अगर हमने इंडिविजुअल ए ले ली, बी ले ली, तो उसकी इफ़ेक्ट भी ए प्लस बी हो गई। फिर इसकी साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट तो हमने पहले ही बताया कि साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट होते हैं जब हम एक मतलब ए और बी 2 ड्रग्स है, ठीक है, वो हमने ली तो उसकी इफ़ेक्ट और ज़्यादा होगी, तो वो साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट है, ठीक है। एंटागोनिस्ट इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट होते हैं, हमने पहले भी बताया, ये हम इसीलिए ऐसे मतलब जल्दी करते हैं कि ये हमने पहले बहुत एक्सप्लेनेशन से किया। एंटागोनिस्ट में इफ़ेक्ट ये है कि हम ए ड्रग्स और बी ड्रग्स ले लिया, फिर उसकी हम जब दोनों लेते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट कम हो जाती है, ठीक है, तो उनको हम एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। फिर बाद में जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर द करेक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय द राइट रूट एट द राइट टाइम, ठीक है। तो राइट टाइम और राइट डोज आपने एडमिनिस्टर करना है। वो आपने एलर्जी की हिस्ट्री भी देखना है, ठीक है, बिफोर द, और आपने साइट ऑफ पेरेंटेरियल न्यूट्री एडमिनिस्ट्रेशन जब हम देते हैं तो आपने साइट को भी देखना है। मॉनिटर द एडवर्स इफेक्ट भी देखना है। फिर ड्रग्स शोज बी कीप इन सेफ प्लेस, ठीक है, जब आप ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं उसको सेफ जगह पे रखें। चेक द प्रिस्क्रिप्शन, आपने प्रिस्क्रिप्शन आप फिजिशियन भी चेक करना है कि वो कौन सा मेडिकेशन उसको प्रिस्क्रिप्शन हुआ है। ड्रग्स लेबल एंड पेशेंट नेम बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आपने चेक करना है, ठीक है। तो हम आपने ये सब एज अ नर्स आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हमने 3 क्लासेस जो था 3 नंबर क्लासेस था वो हमने कंप्लीट किया। मीन 1 यूनिट ऑफ फार्माकोलॉजी जो है वो हमने कंप्लीट किया, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।